तो आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं क्या, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसे कहा जाता है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, जिसे हम नॉर्मली भाषा में कहते हैं क्या, CFT। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी आपकी वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरी है आपकी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में, जो कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है, क्योंकि आपके किसी भी सेमेस्टर को हो सकता है। मेनली BSc करने वाले स्टूडेंट की ये 5th सेमेस्टर में होता है। और एक्चुअल में बात करें तो कोऑर्डिनेशन नंबर का पार्ट 2 होता है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर एक्चुअल में बहुत ही, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री एक्चुअल में बहुत बड़ा टॉपिक है। तो इसे पार्ट्स में बांटा जाता है। इसमें फर्स्ट क्लास में हम बेसिक चीज़ें पढ़ते हैं जो कि आपने लास्ट सेमेस्टर में कभी ना कभी तो पढ़ी होगी, और इस सेमेस्टर में आप पढ़ रहे होंगे आपकी हायर कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। इसमें सबसे पहले आती है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, CFT। आपने थोड़ा थोड़ा इसके बारे में क्लास 12th में पढ़ा होगा, बट मैं उतना नहीं सोचा कि आपको कितना याद है क्लास 12th में आपने क्या पढ़ा था। मैं आपको जीरो से पढ़ाने वाला हूँ, पूरा समझाने वाला हूँ कि एक्चुअल में क्रिस्टल फील्ड थ्योरी एक्चुअल में होती क्या है, किस तरीके से काम करती है और कैसे काम करती है। ओके, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी आने से पहले थोड़ा बेसिक आइडिया होना चाहिए कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में होता क्या था। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में हमें पता है कि एक मेटल होता था, सेंटर मेटल एटम जिसे हम कहते थे, जिसके आसपास लिगेंड अप्रोच करने के लिए आते थे। नंबर ऑफ लिगेंड जितने आते थे या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने लिगेंड डोनेट करते थे उसे हम कोऑर्डिनेशन नंबर कहते थे। बेसिक नॉलेज आपको पता होनी चाहिए। हमने ML6 पढ़ा है, हमने ML4 पढ़ा है, अलग अलग टाइप्स के कोऑर्डिनेशन नंबर होते थे। मेनली जो हमने पढ़े थे वो हमने देखे थे 4 और 6। जब हमने वैलेंस जो थ्योरी पढ़ी थी, इसे कहा गया था क्या, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो हमने बहुत सारे डिफरेंट टाइप के पढ़े थे। हमने ML2 पढ़े, हमने L3 पढ़े, ML4 अलग अलग पढ़े थे। बट जो CFT हम पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं आपकी किसके लिए, सब्जेक्ट 2, मेनली सिर्फ 2 के लिए। कौन सा है, ML4 और ML6, मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए। भाई ये 2 ही के लिए हमें पढ़ना है कोऑर्डिनेशन क्या क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो बेसिक चीजें हमें इतना पता है कि हमारे से एक सेंटर मेटल एटम बीच में बैठा होगा, जिससे अप्रोच करने कौन आएगा, लिगेंड। अब ये अप्रोच किस तरीके से होगा इसी के बारे में बताती है कौन, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। VBT जो हमने पहले पढ़ी थी तो वो आपको पता होगा कि मैग्नेटिज्म बेस्ड थी। बट जो ये CFT है ये एक्चुअल में एक आयन आयन इंटरेक्शन बेस्ड थ्योरी है। अब सवाल आता है कि यार आयन आयन इंटरेक्शन बेस्ड थ्योरी क्या होती है। तो आयन आयन इंटरेक्शन बेस्ड मतलब हमारी जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है वो इस मेटल को एक पॉइंट चार्ज कंसिडर करती है। क्या करती है, पॉइंट चार्ज कंसिडर करती है। सेम एज ये लिगेंड को भी क्या कंसिडर करती है, पॉइंट चार्ज। CFT मानती है कि दोनों ही एक टाइप से क्या है, पॉइंट चार्ज है, जो कि एक दूसरे की तरफ बढ़ के क्या कर रहे हैं, अप्रोच कर रहे हैं। बेसिक चीज इतनी है, ठीक है। अब देखते हैं हम इजिली, हमें धीरे धीरे बढ़ना है। कुछ चीजों में बेसिक स्टार्ट करते हैं, किससे समझ आएगी, और उससे हम समझेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि किसी भी मेटल और लिगेंड के इसमें किस टाइप की इंटरेक्शन होती है। ये इंटरेक्शन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है समझने के लिए कि आगे होने वाला है। तो सबसे पहले इंटरेक्शन बिटवीन मेटल एंड लिगेंड, ध्यान से समझना। ये है मेटल और ये है लिगेंड। हमें पता है मेटल के पास क्या होते हैं, एम्प्टी या वैकेंट ऑर्बिटल। क्या होते हैं, वैकेंट ऑर्बिटल। लिगेंड अपने पास क्या लेके आता है, फील्ड ऑर्बिटल लेके आता है, इस तरीके से। तो मैं मेटल के वैकेंट ऑर्बिटल को एज अ प्लस चार्ज दिखाता हूँ। ये प्लस चार्ज एक एक्चुअली में चार्ज दिया फ्लूइड स्टेट है मेटल की, जो कि डिनोट कर रही है कि क्या मेटल में क्या है, इलेक्ट्रॉन की से डेफिशिएंसी है। जहां पे यहाँ कह सकते हैं मेटल के पास डेफिशिएंसी नहीं होती है, मेटल के पास खासियत होती है कि वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ले सकता है। उसका क्या होता है, क्योंकि वैकेंट ऑर्बिटल मौजूद होते हैं। आएगा समझ में। तो मेटल के पास पॉजिटिव चार्ज है, लिगेंड अपने वैकेंट ऑर्बिटल्स में क्या लेके आ रहा है, इलेक्ट्रॉन लेके आ रहा है। तो हमें पता है ये चार्ज नेगेटिव होगा, ये चार्ज कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। तो हमें ये भी पता है कि यार पॉजिटिव और नेगेटिव की कैसा होता है, इंटरेक्शन रहते हैं। अब ये इंटरेक्शन हम देखें तो क्या होगा, यहाँ पे एक अट्रैक्शन का इंटरेक्शन होगा। क्या अट्रैक्शन होगा, क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। किस केस में, मेटल के पॉजिटिव चार्ज और लिगेंड के नेगेटिव चार्ज केस में एक टाइप क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। लेकिन हमें पता होना चाहिए कि यहाँ पे एक रिपल्शन भी होता है, जिसको लोग इग्नोर करते हैं। भाई मेटल है, मेटल इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव। हमें पता है ना मेटल कैसे होते हैं, मेटल क्या होते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। मेटल के पास में क्या होते हैं, बहुत सारे टाइप के क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन बहुत होते हैं, कमी थोड़ी होती है। तो मेटल के पास भी खुद के इलेक्ट्रॉन होंगे, ये देखें
कमी थोड़ी है, किसी भी मेटल का इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं होती। मेटल इलेक्ट्रॉन को इसलिए लेता है क्योंकि मेटल के पास खासियत होती है कि वो क्या कर सके, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को ले सके। ये सिर्फ किसके पास होती है, डी ब्लॉक के एलिमेंट के पास होती है। इसलिए हम क्या कहते हैं, डी ब्लॉक के एलिमेंट जनरली कहाँ यूज होते हैं, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में। आया बात समझ? तो आप ध्यान से समझना कि इस मेटल के पास नेगेटिव खुद भी इलेक्ट्रॉन है और लिगेंड भी इलेक्ट्रॉन को लेकर आ रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगी, रिपल्शन होगी। क्या होगी, एक रिपल्शन होगी। क्या होगी, रिपल्शन। ऐसा क्या होगी, रिपल्शन होगी। तो मेटल और लिगेंड के इसमें दो टाइप ऑफ इंटरेक्शन होते हैं। पहली बात तो बतानी चाहिए कि मेटल और लिगेंड, जब भी मेटल और लिगेंड अप्रोच करने आते हैं तो एक तो पहले होता है अट्रैक्शन, दूसरा होता है रिपल्शन। पहली चीज तो ये पता होनी चाहिए, एक होता है अट्रैक्शन, एक होता है रिपल्शन। यही चीज आगे आके काम आएगी, किस तरीके से स्प्लिटिंग क्यों होती है, सारी चीज बाद में ही जाके काम आएगी। आएगा समझ? ठीक है, इतना हो जाएगा, इतना ही तुम्हें याद रखना है। और आगे हम बढ़ते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए। मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा कोऑर्डिनेशन नंबर 6 और वही चीज सेम एग्जैक्टली थोड़े चेंजेस के साथ कहां पे दिखेगी, तुम्हें कोऑर्डिनेशन नंबर 4 पे दिखेगी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो हेडिंग डालना कोऑर्डिनेशन नंबर 6, CFT फॉर कोऑर्डिनेशन नंबर 6। उससे पहले हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि किस तरह की चीज होती है। CFT फॉर कोऑर्डिनेशन नंबर 6। अब थोड़ा सा आंसर समझना। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए क्या होता है, सबसे दो चीजें सबसे पहले ध्यान से समझना है, दो बहुत बेहतरीन चीजें नोट करके लिखना। बहुत पहली बेहतरीन चीज आती है, उसे कहते हैं, पहले तो ध्यान सुनना, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में ज्योमेट्री एक ही बनती है जो कि होती है क्या, ऑक्टाहेड्रल। कितनी होती है, ऑक्टाहेड्रल। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में स्क्वायर प्लेनर बन सकती है और टेट्राहेड्रल बन सकती है, लेकिन यहाँ से क्या बनती है, ऑक्टाहेड्रल बनती है। यहाँ पे CFT कभी नहीं बता दीजिए कब टेट्राहेड्रल की, ये काम CFT का कभी नहीं है, CFT का काम ये कभी नहीं है। ये चीज क्या है, हमें जो चीज देखनी है, हमें पढ़नी है क्रिस्टल फील्ड कितने टाइप के होते हैं। ध्यान देना, टाइप नोट में लिखना, टाइप्स ऑफ क्रिस्टल, टाइप्स ऑफ क्रिस्टल फील्ड। दो टाइप के क्रिस्टल फील्ड होते हैं। कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के क्रिस्टल फील्ड होते हैं। अब दो टाइप के क्रिस्टल फील्ड होते हैं क्या, ध्यान से समझना। पहले क्रिस्टल फील्ड होते हैं जिसे कहते हैं फार फील्ड और दूसरे क्रिस्टल फील्ड होते हैं नियर फील्ड। अभी बहुत ध्यान से समझना, ये चीज को अभी उतनी देर से समझ आएगा नहीं, लेकिन आगे जैसे CFT पढ़ाऊंगा तब समझ आ जाएगा। अभी जो कितना बेसिक याद करना होता है बता। देखो, फार फील्ड और नियर फील्ड। नियर मतलब पास, फार मतलब दूर। पहला मतलब तो ये होता है, मतलब क्या, थोड़ा डिटेल में मतलब बताइए। देखो सर, ऐसा होता है ना, मेटल और लिगेंड जब अप्रोच करने आते हैं तो पहली बात तो मेटल भी एक पॉइंट चार्ज है, लिगेंड भी एक पॉइंट चार्ज है अकॉर्डिंग टू क्या, CFT। फार फील्ड में जब मेटल और लिगेंड में बहुत ज्यादा डिस्टेंस होगी, बहुत ज्यादा क्या होंगी, फार होंगे, तो लिगेंड जैसे ही आ रहा होगा तो लिगेंड को मेटल एक स्पेयर जैसा दिखेगा। कैसा दिखेगा, स्पेयर दिखेगा। एटम स्पेयर होते हैं ना, एटम ऑब्वियसली स्पेयर होते हैं। दूर से तो अगर तुम देखो ना, एटम एक स्पेयर टाइप के दिखते हैं, अंदर कैसे होते हैं वो मैं फिर बताऊंगा। मेटल दूर से स्पेयर टाइप के दिखते हैं, तो जब लिगेंड अप्रोच करने दूर से आएगा तो उसको कैसा दिखेगा, स्पेयर दिखेगा। क्या दिखेगा, स्पेयर। ठीक है, लेकिन जैसे ही मेटल थोड़ा सा पास आएगा, मतलब लिगेंड थोड़ा सा पास आएगा, मेटल तो अभी जगह पर बैठा है, लिगेंड जैसे ही क्या आ जाएगा, नियर आ जाएगा, पहुंचा पास। जैसे पास बचा और इसने अप्रोच करने को दिखा तो इसे दिखेगा चीजें, क्या दिखेगी, इसे दिखेंगे ऑर्बिटल्स। क्या दिखेंगे, ऑर्बिटल्स दिखेंगे। दूर से तो क्या दिख रहे थे, स्फीयर, यहाँ दिखेंगे ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल के शेप होता है अलग अलग। जनरली क्या दिखेगा, इसे डी ऑर्बिटल दिखेगा। क्या दिखेंगे, डी ऑर्बिटल, 1 2 3 4 5, dxy, dyz, dz, zx, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर। ये तीन होते हैं नॉन एक्सियल और ये दो होते हैं क्या, एक्सियल। बस तो अब इतने ध्यान देते हैं। मेटल फार फील्ड लिगेंड उसको कहते हैं जब मेटल और लिगेंड की जो बहुत ज्यादा दूरी होती है और लिगेंड जब अप्रोच करने मेटल के पास आता है तो उसे मेटल कैसा दिखता है, एज स्फीयर दिखता है। तो जब वो इंटरेक्ट करेगा ना, वो इंटरेक्ट करेगा पूरे के पूरे मेटल्स में।
इंटरेक्शन ऑल मेटल्स कह सकते पूरे पूरे मेटल में इंटरेक्ट करेगा, पर जैसे ही पास आएगा तो इसे मेटल स्फीयर की जगह क्या दिखने लगेगा, ऑर्बिटल्स दिखने लग जाएंगे। ऑर्बिटल की शेप अलग अलग होता है, स्फीयर थोड़ी होता है ऑर्बिटल। ऑर्बिटल स्फीयर कौन सा होता है, खाली ऐसा होता है, पर हमें बता रहे कि इलेक्ट्रॉन तो कहाँ डोनेट होने वाले हैं, डी में डोनेट होने वाले हैं, तो बस कुछ इस तरीके से दिखेगा। अरे बस समझ में, बस अब थोड़ा सा बेहतरीन से बस तुम्हें पहली बात जानना है, इतना बता देना चाहिए कि नियर फील्ड लिगेंड फार फील्ड लिगेंड क्या होगा। शुरू में क्या होगा, फार फील्ड लिगेंड, पहले तो दूरी होगा ना, फिर पास आके कैसा दिखेगा, नियर फील्ड। तो पहले उसे लिगेंड को क्या दिखेगा, स्फीयर, वो इंटरेक्शन पूरी की पूरी किसको देगा, मेटल को देगा। दूसरे में लिगेंड को देखेंगे ऑर्बिटल, तो स्पेसिफिक ऑर्बिटल को देगा। ये स्पेसिफिक ऑर्बिटल को कैसे देता है, इसको ध्यान देना है। तुम्हें इतना बताओ चाहिए कि टी में कितने होते हैं, दो टाइप के ऑर्बिटल होते हैं, एक्सियल और नॉन एक्सियल, वो इतना जानना है। एक्सियल मतलब जो एक्सिस में है, नॉन एक्सियल मतलब जो एक्सिस के बीच में, इसे मैं समझा दूंगा, ठीक है। अब ध्यान देना, CFT फॉर कोऑर्डिनेशन नंबर 6, इसको समझने के शुरू करते हैं। ध्यान से समझना है, इजीली समझना है, ज्यादा कोई CFT को तोप चीज नहीं है। CFT बहुत आसान चीज है, आराम से समझ जाओगे, सब समझ जाओगे। देखो ऐसा ध्यान देना, इमेजिन करो कि मेटल एक क्यूब के सेंटर में बैठे। कहाँ बैठा है मेटल, एक क्यूब के सेंटर में। मैं क्यूब बनाने की कोशिश करता हूँ। वैसे तो तुम इजीली ही इमेजिन कर सकते हो, ये एक क्यूब है, इसके सेंटर में कौन बैठा है, मेटल बैठा है। क्यूब के सेंटर में कौन बैठा है, मेटल। हमारा कमरा है, क्यूब है, इसके सेंटर में इमेजिन करो कोई मेटल बैठा है, बैठा है नहीं बैठा है, तुम इसके सेंटर में इमेजिन करो कोई मेटल बैठा है। बढ़िया। अब इमेजिन करना, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में कितने लिगेंड आने वाले हैं, 6 लिगेंड आने वाले हैं। कितने, 6 लिगेंड। अब वो 6 लिगेंड अप्रोच कैसे करेंगे, सिंपल। मैं तुम्हें पहले समझाऊंगा थोड़ा इजीली, फिर आऊंगा थोड़ा सा ग्राफिकली कैसे होगा चीज। इमेजिन करो तुम मेटल हो, तुम में से कोई मेटल है, तुम मेटल, तुम इमेजिन करो मेटल, तुम बैठो कहाँ पे, ये यहाँ पे जो सेंटर है इस कमरे का, यहाँ पे जो ये क्यूब है, ये घर कमरा तो एक टाइप का क्यूब ही तो है। इस क्यूब के क्या है, सेंटर में तुम बैठे हो। कहाँ बैठे हो तुम, सेंटर में। आ रही बात समझ में, तुम इस क्यूब के वहाँ बैठो, सेंटर में बैठो, और 6 लिगेंड तुम्हारे पास अप्रोच करने आ रहे हैं। तो उन 6 लिगेंड को अप्रोच करने के लिए इजी जगह कहाँ से मिलेगी, जहाँ पे से रिपल्शन सबसे कम होगा इसका बनाने। तो वो सबसे इजी जो ऑप्शन होता है ना, वो ऑप्शन होता है फेसेस। एक क्यूब है तो इसके कितने फेसेस है, 6 फेस है। अगर 6 फेस है तो इजीली आ सकता है कि एक लिगेंड इस वाले फेस से है, दूसरा इधर से, तीसरा मेरे पीछे से है, चौथा सामने से आए, पांचवा नीचे से आए, छठा ऊपर से आए। तुम जो यूट्यूब में ऑनलाइन देख रहे हो, वो भी अपने कमरे को इमेजिन कर सकते हैं। क्यूब होगा, क्यूब कौन गोल कर रहा है, क्यूब ही होगा। 6 दीवारें, उन 6 दीवार से इमेजिन करो कि 6 लिगेंड अप्रोच करने तुम्हारे पास आ रहे हैं। तुम मेटल हो, तुम सेंटर में बैठो, तो कहाँ से आ रहे हैं, 6 लिगेंड का इजीली विथआउट रिपल्शन बेस्ट अप्रोच होता है। 6 कहाँ से आए, किधर से आए, फेसेस से आए। इस तरीके से एक यहाँ से आएगा, एक यहाँ से आएगा, एक ऊपर से आएगा, एक पीछे से आएगा, एक नीचे से आएगा और इधर से आएगा। 1 2 3 4 5 6 के 6 फेस से क्या कर सकते हैं, अप्रोच कर सकते हैं। अब इन 6 फेस को थोड़ा सा इमेजिन करते हैं एक्स वाई जेड एक्सिस में। एक्स एक्सिस एक्स डैश, वाई एक्सिस वाई डैश, जेड एक्सिस जेड डैश। ये जेड एक्सिस को ऐसे समझना, तुम बैठे हो ओरिजिन पे, मेटल कहाँ बैठा है, ओरिजिन पे। अब मैं थोड़ा सा ग्राफिकली बता रहा हूँ कि एक्चुअली होता है। 3 डायमेंशनल स्पेस को हम XYZ प्लेन से पढ़ते हैं, तो यहाँ समझो, तुम बैठे हो ओरिजिन पे, तुम क्या मेटल बैठा हो ओरिजिन पे, और 6 लिगेंड अप्रोच कर ले, तो बेस्ट तरीका यहाँ क्या हो सकता है, एक लिगेंड भाई इस वाले एक्सिस से, एक लिगेंड इस वाले एक्सिस से, एक लिगेंड यहाँ से, एक लिगेंड यहाँ से, एक लिगेंड यहाँ से, एक लिगेंड यहाँ से। कहाँ से बेस्ट आ रहा है, एक्सिस से आ रहे हैं। कहाँ से आ रहे हैं, एक्सिस से। ध्यान से ना, कहाँ से, एक्सिस से। 6 लिगेंड का बेस्ट अप्रोच कहाँ से हो सकता है, एक्सिस से हो सकता है। कहाँ से, एक्सिस से। सिंपल ना, तुम्हारे कमरे में 6 लिगेंड कहाँ से बेस्ट आ सकते हैं, विदाउट कम से कम रिपल्शन। कम रिपल्शन होता है कि बस आप 6 के 6 फेसेस से सब जगह से आ जाओ, बस एग्जाम्पल। तो मैं तुम्हें इतना ध्यान देना है कि CFT में लिगेंड कहाँ से अटैक करते हैं, एक्सिस से अटैक करते हैं, इतना ध्यान देना तुम्हें, बाकी सब चीज बात समझेंगे। भाई इतना तुम्हें याद रखना है, CFT में मेटल लिगेंड अप्रोच कहाँ से होता है, एक्सिस से होता है। आएगा समझ में, ठीक है, बहुत बढ़िया।
अब आते समझ, ध्यान से समझना, ध्यान से। अब आते जो हमने अभी पढ़ा लिगेंड, फार फील्ड लिगेंड, नियर फील्ड लिगेंड। यहाँ भी इसको याद रखना कि एक्सेस से अटैक होता है। मैं इसे मिटा दे रहा हूँ क्योंकि मैं आपके को कुछ बनाना है। इतना रखना कहाँ से अटैक हो रहा है, एक्सेस से। ये इंपॉर्टेंट है। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 को कहाँ से अटैक होता है, एक्सेस से अटैक होता है। अब आते हैं इधर, ये हमारे हैं डी ऑर्बिटल, कहाँ, ग्राउंड स्टेट। चुपचाप मेटल के अंदर कहाँ गए, बैठ रखे हैं। 5 के पास डी ऑर्बिटल आराम से बैठ रखे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, लिगेंड आ रहा है अप्रोच करने के लिए, लिगेंड आ रहा है अप्रोच करने के लिए। लिगेंड अभी है बहुत दूर, कहाँ है, बहुत दूर है। तो कौन सा अप्रोच लगाएगा, फार फील्ड लिगेंड, फार फील्ड अप्रोच लगाएगा। कैसा, फार फील्ड इंटरेक्शन होगा उसमें। फार फील्ड इंटरेक्शन में क्या दिखता है लिगेंड को, एक स्फीयर दिखता है। स्फीयर में मैंने क्या बताया था कि वो पूरे के पूरे कहाँ, पूरे के पूरे मेटल में क्या करते हैं, इंटरेक्शन दिखाते हैं। पूरे के पूरे मेटल में इंटरेक्शन दिखाने का मतलब ये पांचों के पांचों ऑर्बिटल्स में इंटरेक्शन दिखाता है। जैसे ही लिगेंड अप्रोच करने आएगा दूर से, पांचों के पांचों ऑर्बिटल्स का क्या होगा, इंटरेक्शन होगा, जिसकी वजह से ये हो जाएंगे थोड़े से एक्साइटेड। 1 2 3 4 5। अब ये डी हो चुके हैं एक्साइटेड स्टेट वाले। बहुत बेहतरीन समझना, इजीली समझ जाओगे आराम से। पहले डी थे ग्राउंड स्टेट में, चुपचाप बैठे थे। जैसे लिगेंड अप्रोच करने आए दूर से, क्या दिखेगा इनको, क्या इनके पांचों के पास जो ऑर्बिटल है, इनको क्या लगेगा, इनको लगेगा कि यार पांचों के पांचों ऑर्बिटल से भी आ रहे हैं, क्योंकि भाई साहब स्पेयर दिखता है उसको, तो वो तो पूरे के पूरे मेटल में इंटरेक्शन शो करता है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, पांचों के पास कर जाएंगे टी एक्साइटेड। ये स्टेप को नहीं बताता, हाँ मैं बताता, ये नहीं बताता, लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं, बट ये भी एक स्टेप होता है। पहले डी ग्राउंड स्टेट से कहाँ जाते हैं, एक्साइटेड स्टेट के साथ। ये बताना क्यों जरूरी है, मैं अभी बात बताऊंगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही लिगेंड पास आए तो फार फील्ड इंटरेक्शन कहाँ किस पर बदल गया, नियर फील्ड इंटरेक्शन में बदला, नहीं बदला। नियर फील्ड इंटरेक्शन मतलब कि अब लिगेंड आ चुके हैं पास, लिगेंड को क्या दिखने लग गए हैं, ऑर्बिटल ये 5 के 5 डी एक्साइटेड स्टेट वाले 5 ऑर्बिटल दिखने शुरू हो गए। अब ये 5 ऑर्बिटल दिखने शुरू हो गए तो क्या होगा, इन 5 ऑर्बिटल मैंने बताया 2 टाइप के ऑर्बिटल हैं, एक्सियल और नॉन एक्सियल। शुरू के 3 dxy डिवाइडेड dzx कैसे हैं, नॉन एक्सियल। आखिरी के 2 dx² - y² और dz² कैसे हैं, एक्सियल। आए बात समझ में। अब बताओ भाई साहब, लेकिन कहां से आ रहे हैं, एक्सेस से आ रहे हैं। कहां से आ रहे हैं, एक्सेस से। ये 5 ऑर्बिटल हैं, ये हैं नॉन एक्सियल वाले, ये है एक्सियल वाले। मतलब ये एक्सेस में नहीं बैठे हैं, ये कहां बैठे हैं, ऐसे कुछ बैठे हैं। अगर मैं बताऊं एग्जांपल, मान लो ये एक्स प्लेन है, ये वाई प्लेन है, तो ये कुछ ऐसे बैठे हैं एक्सेस के बीच में, ठीक है। और ये दोनों बैठे हैं ऐसे। इनमें से मैं एक का एग्जांपल देता हूं, ds² - y² का, क्योंकि ऐसे बैठे ये एक के ऊपर एक ही होते हैं। हाँ, मैं सिर्फ बहुत बात बताऊंगा कि एक्चुअल में कैसा होता है, बाद में देख लेना। ये ऐसा कुछ है, ध्यान समझना, मैं तुम्हें एक ही में दिखा दूं। ये ब्लू से जो मैंने बनाया, ये मान लेते हैं एग्जांपल है dx² - y², नहीं सॉरी dxy का। और जो ये ब्लैक पेन से मैंने बनाया, ये है dx² - y²। सेंटर में मेटल है, उसी के ऑर्बिटल है। हाँ बस, अब ध्यान देना। अब बताओ लिगेंड कहाँ से आ रहे हैं, लिगेंड आ रहे हैं एक्सेस से। लिगेंड अपना ऑर्बिटल लेके कहाँ से आएगा, लिगेंड अपना ऑर्बिटल लेके यहाँ से आएगा। ये है लिगेंड अपने ऑर्बिटल के साथ एंटर हो चुका है मेटल के अंदर। एक्सेस से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, एक्सेस से। एक्सेस के बिना आता तो यहाँ से आता, अभी एक्सेस से आ रहा है, आ गया। अब मुझे बताओ, अगर एक्सेस से आ रहे हैं तो ये कौन से ऑर्बिटल में सबसे ज्यादा इंटरेक्शन दिखा रहे हैं, जो एक्सेस में उससे इंटरेक्शन दिखा रहे हैं ना, ये इनसे जो इंटरेक्शन दिखा रहा है। इसका क्या फर्क क्या है, जो बीच में पड़ा है, इससे कोई इंटरेक्शन है उसका नहीं है वो, क्योंकि आ एक्सेस से रहा है, ये एक्सेस से उधर से आ रहा है, इधर से हमारा ऑर्बिटल है वो ऊपर है, उससे क्या फर्क, क्यों, कौन है, नहीं है। तो होगा क्या कि जैसे ही लिगेंड नियर फील्ड अप्रोच करेगा तो वो कहाँ इंटरेक्शन करने लग जाएगा, इन एक्सियल ऑर्बिटल में इंटरेक्शन करने लग जाएगा। लिगेंड का इंटरेक्शन कहाँ बढ़ जाएगा, एक्सियल ऑर्बिटल में। और जिसमें इंटरेक्शन बढ़ता है, देखो ना, पहले सब में इंटरेक्शन था तो सबकी एनर्जी आई हुई, लेकिन अब देखो अब कहाँ इंटरेक्शन हो गया, स्पेशली ये 2 लास्ट के एक्सियल ऑर्बिटल में। तो यहाँ पे होती है स्प्लिटिंग, यही तो है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। यहाँ पे हो जाएगी स्प्लिटिंग, कैसे स्प्लिटिंग, ये जो आखिरी के 2 हैं dx² - y², जो कि एक्सियल में है, dx² - y² और dz², ये तो हो जाएंगे क्या, हायर एनर्जी के पर। ये dx² - y² और ये है dz²।
इनकी एनर्जी हो जाएगी और हाई, क्योंकि इंटरेक्शन डायरेक्टली जो है। क्या इनसे इंटरेक्शन हो रहा है? नहीं हो रहा है भाई साहब, ये तो बीच में बैठे, इनसे इंटरेक्शन हो रहा है, जिनसे अब इंटरेक्शन नहीं हो रहा है। पहले तो इन दो सबको लग रहा ना कि हमसे इंटरेक्शन हो रहा है, पर अब स्पेशली इंटरेक्शन कहाँ चले गया? एक्सियल में, नॉन एक्सियल में इंटरेक्शन नहीं हो रहा, तो बाकी के तीन की एनर्जी थोड़ी सी घट जाएगी। dxy, dyz और dzx। यही है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। ये होता क्यों है ध्यान से समझना। जैसे ही लिगैंड दूर से होता है उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ऑर्बिटल कैसे हैं, तो वो सब में ही क्या करता है? इंटरेक्शन दिखाता है, तो सारे सारे क्या होते हैं? लेकिन तुम्हें पता है भाई साहब दो टाइप के ऑर्बिटल हैं। पहले भाई साहब नॉन एक्सियल, दूसरे एक्सियल हैं। सूर्य के तीन नॉन एक्सियल होते हैं, एक्सेस में नहीं होते। आखिर के दो एक्सियल होते हैं जो कि एक्सेस में होते हैं। अब ये जो एक्सेस में होते हैं भाई साहब, इनमें तो इंटरेक्शन करने आ रहा है, नहीं आ रहा है, इन्हीं में तो इंटरेक्शन करने आ रहा है। अगर इन्हीं पे इंटरेक्शन करने आ रहा है तो यही तो इनकी तो एनर्जी हाई होगी। जिन पे इंटरेक्शन होता है उनकी एनर्जी हाई हो जाती है। जैसे पहले सबकी एनर्जी हाई हो गई थी, तो इनकी एनर्जी और आएगी, और जिन पे नहीं होता बेचारे वो वापस नीचे आ जाएंगे। इसको बेहतरीन तरीके से कुछ ऐसे समझना है। बेहतरीन एग्जाम्पल दे रहा हूँ। मान लो दो दोस्त पार्क में बैठे। कहाँ बैठे हैं? पार्क में। एक दोस्त का नाम है नॉन एक्सियल, एक का नाम है एक्सियल। दो दोस्त है, सिर्फ दो दोस्त है, एक नॉन एक्सियल एक एक्सियल। वो बैठे होते हैं, दूर से उनको देखता है कि एक लड़की उनके पास आ रही है दौड़ते। दूर से दिख रहा है कि कौन आ रही है? एक लड़की आ रही है, अल्फा लेकिन अल्फा लड़की दूर से आ रही है। अब यार भाई दूर से आ रही है तो दोनों के साथ दोनों एक्साइट हो गए कि यार भाई मेरे से मिलने आ रही है, वो सोच रहा है मेरे से मिलने आ रही है। ये दूर से थोड़ी बताता है कि किससे मिलने आ रही है, ठीक है। अब दूर से होता है जब दोनों एक्साइटेड हो गए, लेकिन जब पास आएगी वो तब तो ऑब्वियसली बता जाएगा कि वो किसके पास आ रही है। इधर को आ रही है तो मेरे पास आ रही है, इधर तो इसके पास आ रही होगी। तो जैसे वो पास आई वो चली गई वैसा किसके पास? एक्सियल के पास। किसके पास चली गई? इसके पास नहीं, बहन किसके पास चली गई? इसके पास। तो एक्सियल वाला और एक्साइटेड, यार मेरे को लड़की मिलने आ रही है वैसा वो और ऊपर कि मेरे से मिलने, और दोस्त से मिलने तो उसमें तो भाई और ज़्यादा खुशी यार कि मेरे से मिलने आ रही है, इससे मिलने तो और ज़्यादा ऊपर हो गया। लेकिन भाई साहब इसकी भी तो सोचो, इसको पहले लगा था कि यार भाई मेरे से लड़की मिलने आ रही है, फिर देखा यार इससे मिलने चली गई, वो डिसअपॉइंट होगा नहीं होगा? वो डिसअपॉइंट होगा तो उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी? डाउन हो जाएगी। सिंपल, यही बेसिक एग्जांपल है बात का। दो लड़के थे, तो मैं एक लड़की मिलने आ रही थी, सब एक्साइटेड हो गए दोनों के दोनों। एक से मिलना है, जो जिससे मिलना है एक्साइटेड, जिससे मिलना है डिसअपॉइंटेड। यही है क्रिस्टल फील्ड स्टोरी, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। आई बात समझ में? बस अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल में कुछ ना कुछ चीजें, ठीक है। तो ये होता है डी ग्राउंड स्टेट ऑर्बिटल्स, इसको होता है डी एक्साइटेड स्टेट ऑर्बिटल। इसका नाम होता है T2। क्या होता है? T2। और इसका नाम होता है E। अब दो ध्यान देना, दो ऑर्बिटल का नाम क्या होता है? जब दो ये एक्सियल ऑर्बिटल का नाम होता है E, नॉन एक्सियल वाला नाम होता है T2। बात है समझ? आई बात ध्यान से समझ। लेकिन अब किसने अगर CFT पढ़ोगी वो तुम में से, वो तो कह रहा होगा क्या है, ऐसा कुछ नहीं होता, थोड़ा तो कुछ तो गड़बड़ है होगा। हाँ एक चीज गड़बड़ लिखी है, बताता हूँ क्या लिखी है गड़बड़, ठीक है। एक चीज क्या अगर तुम्हें पढ़ा होगा वो होता था जीरेड, याद है किसी को? जीरेड शब्द, जीरेड शब्द मैंने कहाँ बताया था? मैंने पढ़ाया था जब मैंने तुम्हें ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ाई थी। ऑर्बिटल थ्योरी, टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल कितने होते हैं, क्या होता है, पूरा पढ़ाया था उस लेक्चर में, याद रखो। ये ऑर्बिटल थ्योरी मैंने बताया था जब किसी ऑर्बिटल में सेंटर ऑफ सिमेट्री मौजूद होती है। एग्जांपल ये है एस ऑर्बिटल, मैंने कहा था एस ऑर्बिटल होता है एक ही वेव फंक्शन का, या तो प्लस होगा, तो मैंने मान लेते हैं प्लस है, हर जगह प्लस है। तो जब तुम सेंटर में बैठोगे, इधर को जाओगे तुम्हें प्लस मिलेगा, आप इधर को जाओगे प्लस, तुम इधर को गए प्लस तो इधर को भी प्लस, तुम्हें सब जगह प्लस मिल रहा है। जहाँ भी जा रहे हो उसकी अपोजिट साइड भी सेम चीज मिल रही है, सिंपल बात। तो ये क्या हो जाएगा? जीरेड हो जाएगा। तो इसके आगे जी लिख देते, कभी कभी SG लिखा रहता था। यहीं अगर हम आते हैं मेन जो हमारे काम का है, पहले P में चले जाते हैं। ये P ऑर्बिटल है, एक साइड प्लस होता था एक साइड माइनस होता था। तुम अभी सेंटर में बैठे, तुम इधर गए तुम्हें प्लस मिला, तुम इसके पीछे गए तुम्हें माइनस मिला, क्या तुम्हें सेम चीजें मिली? नहीं मिली ऑब्वियसली, एक साइड प्लस मिला एक साइड माइनस मिला, भाई साहब सेम कैसे हो जाएगा? जब सेम नहीं होगा तो वैसा भी क्या हो जाएगा? अनजीरेड। क्या हो जाएगा? अनजीरेड। तो यार ना पी ऑर्बिटल क्या होता है? अनजीरेड होता है। इधर आते हैं, डी ऑर्बिटल कुछ ऐसा होता है, हाँ ये ये और ये पता होना चाहिए। एक टाइप के लोग में सेम चार्ज होता है, अगर इधर प्लस होगा तो इसके अपोजिट प्लस ही होगा, यहाँ माइनस होगा तो यहाँ माइनस होगा। तो हम सेंटर में बैठे, तुम ऊपर गए तुम्हें प्लस मिला, तुम नीचे हो गए तुम्हें प्लस मिला, सेम। तुम लेफ्ट में गए तुम्हें माइनस मिला, तुम राइट में गए माइनस मिला, फिर सेम। तुम इधर गए तुम्हें कुछ नहीं मिला, तुम इधर गए तुम्हें यहाँ भी कुछ नहीं मिला, तुम इधर गए कुछ नहीं मिला, इधर कुछ नहीं मिला।
तो जब तुम जहां जा रहे हो तो मैं सेम डायरेक्शन, जहां जा रहे हो मतलब ऐसा नहीं कि सब जगह प्लस मिला, नहीं, जहां जा रहे हो मतलब अगर तुम एक डायरेक्शन में आ रहे हो तो उसके ठीक अपोजिट डायरेक्शन में वही चीज मिलती है। तो ये भी क्या होता है, जीरेड होता है, याद रखना जीरेड। तो क्या डी ऑर्बिटल क्या होता है, जीरेड होते हैं, क्या होते हैं, जीरेड होते हैं। इसलिए हम इनके आगे लगाते हैं जी और इसके आगे लगाते हैं जी। तो इनका नाम क्या हो जाता है, T2G, इनका नाम क्या हो जाता है, Eg। बहुत बेसिक है, ठीक है, इतना ही समझना, नाम में समझना, बहुत ऐसी चीजें ध्यान सुनना। अब आते हैं यहाँ पे थोड़ा सा मैथ्स की तरफ, कहानी इतनी है मैथ्स की तरफ आते हैं। मैथ्स क्या है जैसा देखो, सबसे पहले तुमसे पूछा जाता है कि एनर्जी ऑर्डर क्या होता है। सबसे पहले किसकी होती है, इजी वाले की, देन डी एक्साइटेड स्टेट की, देन T2G के, देन डी ग्राउंड स्टेट की। याद ना, डी ग्राउंड स्टेट की एनर्जी सबसे कम होती है। अब जो लोग डायरेक्टली यहां से समझाते हैं, इसको नहीं बताते, तो बच्चों को लगता है डी ग्राउंड स्टेट ये है, तो क्या एनर्जी देंगे, होंगे Eg की सबसे ज्यादा, देन डी की ग्राउंड स्टेट की, देन T2G। क्या ये सही ऑर्डर नहीं है ना, वैसा T2G की ज्यादा होती है, डी ग्राउंड स्टेट की कम होती है। तो ये भी पता होना चाहिए कि वैसा वैसा भी होता है, इसलिए तो मैंने बहुत टाइम दिया था नियर फील्ड के फार फील्ड में सब बताने में। सबसे अच्छा एनर्जी का ऑर्डर पूछा जाएगा, इसके बाद का पूछा जाएगा, इसके बाद वैसे इसके बाद पूछा जाएगा। ये जो स्प्लिटिंग के बीच की दूरी होती है इसको बोलते हैं डेल्टा ओ। सबसे ज्यादा इसकी स्प्लिटिंग को बोलते हैं डेल्टा, क्या बोलते हैं, सबसे ज्यादा इसका नाम होता है डेल्टा। अब ये डेल्टा ऑक्टाहेड्रल के लिए क्या है, ऑक्टाहेड्रल, तो हम लगाते हैं डेल्टा, ठीक है। एक और चीज होता है, ये जीरेड करने का कारण ये भी होता है कि ऑक्टाहेड्रल जो होता है ना, तुम्हें पता होना चाहिए, हाँ, तो मैं क्या कर रहा था, देखो जो ऑक्टाहेड्रल होता है वैसा वो होता है सेंट्रो सिमेट्रिक, देखो ना ऑक्टाहेड्रल के सेंट्रो सिमेट्रिक होता है, लिगेंड तो होते हैं ना चारों तरफ, जब जिस डायरेक्शन में उसके अपोजिट डायरेक्शन में लिगेंड्स मिलते हैं, बस इसलिए भी यहाँ क्या लगता है T2G लगता है, यानी ये भी एक प्रोबेबिलिटी क्या होता है, कारक होता है। तो हम कुछ अब आते हैं थोड़े से क्या स्पेसिफिक्स में, ये जो चेंज होता है इसे कहते हैं डेल्टा। ये जो एनर्जी का डिफरेंस होता है किसके बीच में, T2 और E के बीच में जो एनर्जी का, Eg के बीच में एनर्जी का डिफरेंस होता है इसे डेल्टा बोलते हैं, हर जगह डेल्टा है बोलेंगे, बट ये ऑक्टाहेड्रल के लिए इसके आगे डेल्टा ओ लगाया जाएगा, ठीक है। ये जो सेंटर होता है, ये जहां से स्प्लिट हुए इसको बोला जाता है वेरी सेंटर, क्या बोला जाता है, वेरी सेंटर बोला जाता है। इसी ध्यान से क्या बोला जाता है, वेरी सेंटर। चीजें ध्यान देना, एनर्जी डिफरेंस को बोलते हैं डेल्टा, सेंटर में बोलते हैं वेरी सेंटर, याद रखना। जैसे ही एनर्जी स्प्लिट होती है, याद रखना टोटल एनर्जी होती है, ध्यान से समझना, टोटल एनर्जी तो होती थी 1, इसकी एनर्जी कितनी होती है 1, लेकिन जैसे स्प्लिट होती है तो ये एनर्जी भी हाफ हाफ डिवाइड हो जाती है, हाफ हाफ क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है। कैसे डिवाइड होती है इसकी भी ध्यान से समझना, देखो इसको एनर्जी मिलती है 2/5, क्या 2, यार ना अपोजिट एनर्जी मिलती है, क्या मिलती है अपोजिट। कितना ऑर्बिटल ऊपर है 2, तो टोटल कितने ऑर्बिटल 5, अपोजिट कितने ऑर्बिटल हैं 2, तो इसको एनर्जी मिलेगी कितनी 2/5 डेलो की, कितनी डेलो, बात है समझ, स्प्लिटिंग है डेलो तो डेलो लगाते हैं, 2/5 डेलो की एनर्जी किसको मिलती है नीचे वाले को। ऐसे इजी से अगर पूछा जाए कि भाई तेरे को कितनी एनर्जी मिलेगी, तो टोटल ऑर्बिटल 5 है, अपोजिट में 3 है, तो 3/5 डेलो की एनर्जी मिल जाएगी, राइट। इतनी बात है समझ, अच्छी तरीके से आ रही है समझ, बहुत बढ़िया। अगली चीज साइन कन्वेंशन, याद ना एनर्जी इतनी ही मिलती है, साइन कन्वेंशन, एनर्जी घटी किसकी है T2 की, इसलिए लगाते हैं माइनस, एनर्जी बढ़ी किसकी है Eg की, इसलिए लगाते हैं प्लस, ये भी ध्यान देना। एनर्जी घटी किसकी T2 की, तो इसलिए -2/5 डेलो, ये माइनस वो नहीं है, जैसे फिजिक्स में होता है ना वेक्टर को दिखाने के लिए माइनस होता है कि यार इधर को फोर्स लग रहा है तो प्लस, इधर को फोर्स, अगर अपोजिट फोर्स लग रहा है तो माइनस है, तो माइनस ऐसे घटते हो जाएगा, फोर्स तो तय रहेगा, पर माइनस का दिखा रहा है, डायरेक्शन दिखा रहा है वेक्टर्स में, वैसे ही यहाँ पे माइनस हमारी एनर्जी दिखाता है, इसकी एनर्जी घटी है इसलिए हमने लगाया माइनस, इसकी एनर्जी बढ़ी है इसलिए लगाया प्लस, टोटल एनर्जी अभी भी 1 ही है, अगर मैं दोनों को प्लस कर दूं दोनों के मैग्नीट्यूड को 3/1 प्लस 2/5 दोनों 1 ही मिलेगी, ऑब्वियसली ऐसे समझ, बहुत बढ़िया, ये बहुत ध्यान से समझ चीज आई बात समझ में। लेकिन सवाल जिससे आता है वो है ये क्या, CFSE, मेन तो ये है
मेन कुछ नहीं है, मेन है CFSE, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी। CFSE क्या होता है? क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी। मैं बहुत बता दे रहा हूँ, बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं डेलो में और CFSE में। CFSE अलग होती है, डेलो अलग होता है। डेलो तो एनर्जी डिफरेंस है, कितना कितना एनर्जी डिफरेंस है। CFSE अलग चीज होती है, ध्यान सुनना। CFSE का मामला होता है, CFSE होती है कि जो स्प्लिटिंग होती है इसमें एनर्जी कितनी लगेगी, स्टेबलाइजिंग एनर्जी कितनी होती है, वो बताता है CFSE बताती है। फॉर्मूला कुछ नहीं होता, सिंपल फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कहाँ, T2G में। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2G इनटू में इसकी स्टेबलाइजिंग एनर्जी कितनी है, -2/5। सिंपल चीज, ध्यान समझना। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2G इनटू में इसकी स्टेबलाइजिंग -2/5 डालो, इसमें प्लस करेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ, इन EG में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इनटू इसकी स्टेबलाइजिंग एनर्जी जो कि है +3/5 और साथ में प्लस MP। अब ये MP क्या है, इसमें बाद में देखेंगे, इसको बाद में समझेंगे। MP क्या है अभी समझाता हूँ, पहले ये ध्यान देना है CFSE की एनर्जी होती है, ये सेम रहेगी एनर्जी। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2G इनटू में -2/5 डालो उसकी स्टेबलाइजिंग एनर्जी, प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन EG इनटू में उसकी स्टेबलाइजिंग +3/5 डालो प्लस MP। ये वही याद रखने के लिए, ठीक है। इतनी बात है समझ। CFSE जिसकी CFSE एनर्जी का मैग्नीट्यूड ज्यादा, दोस्तों दोबारा बोल रहा हूँ, CFSE एनर्जी का जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा वो ज्यादा स्टेबल होता है। जी ध्यान आई बात समझ में, बहुत ध्यान समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है समझ, बहुत है, ठीक है। अब थोड़ा सा क्वेश्चन से अप्रोच करते हैं CFSE को। किससे अप्रोच करते हैं, क्वेश्चन से। एक मिनट, थ्योरेटिकली तो हमने अप्रोच कर दिया, थोड़ा सा क्वेश्चन से अप्रोच किया करते हैं। एक क्वेश्चन जैसे मैं लाता हूँ, ओके, सिंपल हमें निकालनी है, जैसे मेटल +6 की स्टेबलाइजिंग एनर्जी, कोई मेटल है +6 में, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन है उसमें, मेटल +6 में निकालनी। लेकिन दो केस है, कितने केस हैं, दो केस। अब एक केस आपको पता चाहिए, VBT से बढ़ाए जाते हैं, एक है हाई स्पिन और एक है लो स्पिन। दो केस हैं, हाई स्पिन और लो स्पिन, दोनों केसेस में निकालनी है क्या, CFSE। ध्यान समझना। अब मैं पहला स्टेप भी दिखा रहा हूँ कि यहाँ से एनर्जी ऐसे दिखाई देते हैं। 500 के पास जाऊंगे ग्राउंड स्टेट में, वहां से गया एक्साइटेड स्टेट, वहां पे स्प्लिटिंग, स्प्लिटिंग में x² और z² चल गए ऊपर, x y z zx चल गए नीचे। इतनी बात है समझ, बस इलेक्ट्रॉन यहाँ भरने, यहाँ भर दे वहां भर दे। चलो देख लीजिए कितने इलेक्ट्रॉन है हमने, +6 में तो 6 इलेक्ट्रॉन, +6 नहीं पता, 6 इलेक्ट्रॉन के साथ +6 कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन, +6 से 6 इलेक्ट्रॉन, तो कितना आएंगे, 1 2 3 4 5 और 6, 1 2 3 4 5 और 6। जैसे स्प्लिटिंग हुई तो हमें इलेक्ट्रॉन यहाँ से बनने स्टार्ट करने, फिर ऊपर भेजने, सिंपल। अब ध्यान से समझना कुछ चीजें, ये बहुत छोटी। लो हाई स्पिन का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। हाई स्पिन मतलब वीक फील्ड लिगेंड होगा, और वीक फील्ड लिगेंड पेयरिंग नहीं कराता। ये कहाँ हमने पढ़ा था, PVT में पढ़ा है, वीक फील्ड लिगेंड पेयरिंग नहीं कराता है। तो हाई स्पिन मतलब विथआउट पेयरिंग भरा जाएगा, पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन। अब पेयरिंग नहीं होगी, इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा ऊपर, चौथा इलेक्ट्रॉन, पांचवा इलेक्ट्रॉन और छठा इलेक्ट्रॉन, कुछ इस तरीके से पेयरिंग। आ रही है समझ में, आ रही है बात समझ में, कुछ इस तरीके से होगा, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और 6, इस तरीके से होगा, राइट है। बात है समझ। किसमें, हाई स्पिन, हाई स्पिन मतलब बहुत ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। हाई स्पिन मतलब होता है वीक फील्ड लिगेंड होता होगा, मतलब नो पेयरिंग, ये भी जान लेना। आई पास इसके निकाल देगा बस CFSE। चलो क्या देखते हैं इस केस में, 5 से यहाँ भी गए 5, फिर वो स्प्लिटिंग, 2 ऊपर 3 नीचे, आई बात समझ में। तो 6 इलेक्ट्रॉन आ गए, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और 6। अच्छा समझ, अब आता है स्टार्ट में। लो स्पिन मतलब होता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड,
मतलब यहाँ हो जाएगी पेयरिंग। इसको एक और रख दो, उससे मैं समझाऊंगा पेयरिंग ओपरिंग को, अभी जान दो। चलो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा ऊपर नहीं जाएगा, चौथा, पांचवा, छठा, छह के छह ऐसे बढ़ जाएंगे। क्यों? लो स्पिन कॉम्प्लेक्स था, पेयरिंग हो गई। ठीक है, मतलब लो स्पिन क्यों था? क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड था। अब मैंने अभी कुछ लिगेंड तुमने बताया, मैंने जनरल बताया कि मेटर के बाद 6 इलेक्ट्रॉन थे। अब निकालते हैं दोनों के लिए CFSC एनर्जी। ठीक है, इसमें आते हैं। हाँ बताए क्या था होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2G, कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 4 इंटू में T2G की स्टेबलाइजिंग एनर्जी। ये कौन है T2G? ये है G। ये कौन है T2G? ये है G। T2G की स्टेबलाइजिंग एनर्जी कितनी होती है? -2/5 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन G कितने हैं? 2 इंटू में उसकी स्टेबलाइजिंग होती है +3/5 प्लस MP से छोड़ दो, पेरिक एनर्जी को भर दो। ये बताना, चलो कैलकुलेट करते हैं। 4 2 8 माइनस, चलो उसको ऐसे लिख देते हैं 4 इंटू, ये कितना होगा? -0.4 प्लस 2 इंटू, ये कितना हो जाएगा? -0.6 सॉरी प्लस 0.6, कितना आएगा? 4 4 24 माइनस 2.4 और 6 2 12 1.2। तो आंसर आ जाएगा किसका? 1 माइनस 1.2। शेयर्स कितनी आ गई? -1.2 आ गई। बात है समझ? -1. सही किया है? ओह शिट, मुझे लग रहा था ना कुछ तो गड़बड़ है। 4 4 तो 16 होता है ब्रदर, 1.6 हो गया। तो आंसर जाएगा माइनस का 0.4, साथ में डेल वहाँ, ये डेल। तो इसकी CFSC कितने हैं? -0.4 डेल वाई। आई नहीं आई? यहाँ निकालते हैं। सबसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2G कितने हैं? 6 इंटू में इसकी स्टेबलाइजिंग माइनस लिख देते हैं 2.5 कितनी होती है? 0.4 -2 0.4 डेलो प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 0, उसके इंटू 0 तो 0 हो जाने वाला आगे। तो इसकी CFSC कितनी आने वाली है? 6 4 24 तो -2.4। सवाल ये पूछा जाएगा कि वैसा इसकी CFSC ज्यादा है या इसकी CFSC ज्यादा है। यह है माइनस का 0.4, यह है माइनस का 2.4, बताओ किसकी CFSC ज्यादा है? तो लोग सोचते हैं सर मैथ्स से ने तो बताया माइनस में छोटा बड़ा होता है, बड़ा छोटा होता है, तो ये ज्यादा छोटा होगा, ये बड़ा होगा, तो इसकी CFSC ज्यादा होगी। तो मैं कहूँगा नहीं, फिर तो क्या हो गई। हम CFSC एनर्जी कैसे कैलकुलेट करते हैं? मैग्नीट्यूड से कैलकुलेट करते हैं। हमें साइन फर्क नहीं पड़ता। साइन क्या बता रहे हैं? साइन बता रहे हैं वो स्टेबल हो रहा है नहीं हो रहा है। फिर भी 2.4 क्या है? ज्यादा ही है। किससे? 0.4 से। ध्यान समझ बाइस ने जानना। तो कुछ इस तरीके से अप्रोच किया क्वेश्चन देगा ना, वो CFSC से अप्रोच करो तो इस तरीके से तुम इसकी CFSC निकालोगे। ठीक है, ये सवाल आता है कि इसके आगे जो मैं लिखता था MP, ये मध्य प्रदेश कहाँ से आया? इसका मतलब देखो MP, ये P तो है पेयरिंग एनर्जी। ये P क्या होगी? ये P होती है क्या? पेयरिंग एनर्जी। मतलब अगर किसी इलेक्ट्रॉन को पेयर कराना है, उसमें कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी लगेगी, उसको कौन कहते हैं? उसको कहते हैं पेयरिंग एनर्जी। ये तुम यहाँ कैलकुलेट नहीं कर सकते, ये एक्सपेरिमेंटली बताया जाता है। अगर क्वेश्चन देगा तो खुद देगा कि इसकी पेयरिंग एनर्जी इतनी है। मैं तुम्हें बताऊंगा ये M के बारे में, मेरे हाथ में जितना है तो बता दूंगा। मैं तो बता दूंगा M कैसे निकालते हैं। P क्वेश्चन से देगा, तुम आज से निकाल सकते हो। M होता है, M मतलब होता है, M इक्वल होता है नंबर ऑफ न्यू, ध्यान देना, नंबर ऑफ न्यू पेयर फॉर्म, कि कितने नए पेयर बने। यार नहीं, न्यू पेयर बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यू पेयर कितने, नए पेयर कितने बने, ध्यान समझना। पहले कितने पेयर थे? एक। अभी बाद में कितने पेयर है? अभी भी एक ही तो है। तो नया पेयर, नया कोई पेयर बना नहीं बना, पुराने पहले भी एक था, अभी भी एक कहते हैं। यहाँ M कितना हो जाएगा? 0। यहाँ अगर M डालूंगा तो M हो जाएगा 0 प्लस 0 इंटू P, तो ये तो हो जाएगा 0 प्लस 0, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ आते पहले कितने पेयर थे? एक। अभी कितने हैं? 3। नए कितने बनेंगे? 2 नए बने होंगे। हाँ, अभी 3 बने, एक तो पहले से था, तो नए कितने बने? 2। तो M के लिए यहाँ वैल्यू है 2, तो ये हो जाएगा 2 इंटू P। बस M कितना हो जाएगा? यहाँ के लिए 2 हो जाएगा। तो जितने नए पेयर बनेंगे उसको M बोलते हैं। अब ये P क्वेश्चन देगा, तुम P की जगह रखोगे और आंसर को सॉल्व करोगे।
पी यहाँ से निकाल जाता है, क्वेश्चन दिए थे, बात है समझ। तो ये होती है पेरी एनर्जी, एम कैसे निकालते हैं, ठीक है, बात है समझ, ठीक है, इतना बात है समझ। हो गया आज के लिए, टाइम भी हो गया है। हमने आज किसके लिए पढ़ा, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए पढ़ा, अभी किसके लिए बचा है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए बचा है। तो 4 का क्या करेंगे, देखो 4 का भी पढ़ाऊंगा, सेम होता है, उसमें खाली ये उल्टा हो जाता है, वो कैसे हो जाता है वो फिर बताऊंगा अगले लेक्चर में। कल हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये पढ़ेंगे 4 का कैसे करते हैं, क्या कोऑर्डिनेशन नंबर 4 कैसे कराते हैं। देन हम पढ़ेंगे ये एक छोटा रिलेशन होता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, वीक फील्ड लिगेंड, ये इस चीजों में, और ये डेलो के बीच। और ये जो डेलो है और इसको सीएफएससी कैसे निकालते हैं, इनका रिलेशन आता है, ये बेसिक चीजें थोड़ी सी मैं बताऊंगा कल के लेक्चर में, ठीक है। तो आज का टाइम हो चुका है, ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, तो आज लेते हैं, आज हम लोग पढ़ाए कोऑर्डिनेशन नंबर 6, कल हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर 4, ठीक है। तो नोट्स मिलते जाएंगे, थ्योरेटिकल नोट मिल जाएंगे, पता होना चाहिए एक्चुअली वो कैसे रहा है, लिखने का तुम खुद लिख सकते हो। जो ये लिखने वाला काम होता है कॉलेज के लिए, मैं पढ़ा रहा हूँ जैम लेवल के लिए, तुम जैम के लिए तुम्हें ये चीज़ काम आएगी कि कैसे निकालना पड़ता है, पेरी एनर्जी कैसी होती है, क्या होता है, ऐसे, ठीक है। क्वेश्चन उस तरीके से कराऊंगा, मैं पढ़ा ही जैम के लिए रहा हूँ, जो कि तुम्हारा कॉलेज से तो पढ़ा ही देगा। नोट्स में प्रोवाइड कर दूंगा, लिखने वाला क्या लिखना है वो समझ लीजिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलता है अगले लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।